हेलो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री क्लास 10th के लिए। सबसे पहले हम बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यह आपको रसायन शास्त्र है, कक्षा 10 के लिए है, चैप्टर 1। सबसे पहले हम बताएंगे कि अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। पहले यहाँ बताएंगे हम अभिक्रिया। आपको जो अभिक्रिया है वह कितने प्रकार का होता है। अभिक्रिया आपको 2 प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक अभिक्रिया। और दूसरा होता है रासायनिक अभिक्रिया। एक होता है भौतिक अभिक्रिया, दूसरा होता है रासायनिक अभिक्रिया। फिर भौतिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में हम बातें करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं भौतिक अभिक्रिया को। तो भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो भौतिक अभिक्रिया वह होता है, वह पदार्थ जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए और फिर अपने मूल रूप में वापस आ जाए, उसे क्या कहते हैं, हम भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया वह होता है, वह पदार्थ जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए और फिर अपने मूल रूप में वापस नहीं आए, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पहले हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे भौतिक अभिक्रिया होता क्या। जैसे आपका पानी हुआ, जैसे हम यहाँ से लेते हैं, जैसे आप पानी मान लो, ये पानी के क्या करते हैं, अगर हम ठंडा करेंगे, पानी को अगर ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ बर्फ बन जाएगा। पानी को अगर ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, पानी से अगर बर्फ बन जाएगा तो फिर बर्फ को भी पानी बना सकते हैं। और फिर और क्या करेंगे, बर्फ को क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे। बर्फ करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पानी बनेगा। तो पानी से बर्फ बन सकता है, बर्फ से भी पानी बन सकता है। जो एक रूप से क्या होता है, वह पदार्थ जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए और फिर अपने मूल रूप में वापस आ जाए, उसे क्या कहते हैं, हम भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका नीचे होता है वाष्प। जैसे हम पानी है, पानी को अगर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, यह वाष्प बन जाएगा। पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा और फिर क्या करेंगे, वाष्प से भी हम पानी बना सकते हैं। फिर वाष्प को क्या करेंगे, हम वाष्प को अगर ठंडा कर देंगे, ठंडा करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, यह पानी बन जाएगा। तो पानी से बर्फ बन सकता है, फिर बर्फ को और गर्म करेंगे तो पानी बन सकता है। और फिर वही होता है, पानी को अगर हम वाष्प बना सकते हैं तो फिर वाष्प को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। इसके बाद है मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना कौन सा अभिक्रिया है, वो भी क्या है, भौतिक अभिक्रिया है। क्योंकि मोमबत्ती को अगर हम पिघला देंगे, पिघलने के बाद भी ये मोमबत्ती क्या हो सकता है, फिर इसको हम जब जलाएंगे तो जल जाएगा, क्योंकि इसको क्या किया, पिघलाया गया है। मोमबत्ती का पिघलना और जलना बोले तो रासायनिक अभिक्रिया होगा। मोमबत्ती का पिघलना कौन सी अभिक्रिया है। इसके बाद है मिश्रण, चीनी पानी का मिश्रण। चीनी पानी का मिश्रण भी कौन सा अभिक्रिया है, चीनी प्लस पानी। चीनी पानी का मिश्रण भी क्या है, भौतिक अभिक्रिया। क्योंकि चीनी पानी का जब मिश्रण होगा, फिर इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद क्या होगा, या पानी वाष्प द्वारा उड़ जाएगा और चीनी क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। ये क्या था, चीनी पानी का मिश्रण। क्योंकि चीनी पानी को फिर से हम क्या करेंगे, हम चीनी को फिर से हम वापस ला सकते हैं। अगर पानी में इसको घोल देंगे, फिर इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, चीनी मेरा वापस आ जाएगा। इसीलिए क्या होता है, तो उसका अभिक्रिया हो गया। अब चलेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया में। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे दूध होता है, मान लो यह दूध है, दूध से क्या बना दिए हम,
दूध से अगर दही बनेगा, दूध से दही, तो दूध से दही बन गया और फिर दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो वह पदार्थ जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए और फिर अपने मूल रूप में वापस नहीं आए, उसे क्या कहते हैं हम? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, दूध से दही बनना, फिर होता है दूध का फटना। दूध का फटना, अगर दूध फट जाए तो फिर इसको फटे दूध के दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसके बाद होता है कागज का जलना। कागज का जलना, कागज का जलना, जो कागज है, एक कागज को अगर हम जला देंगे तो फिर जलने के बाद क्या बनेगा? राख बनेगा। फिर राख से कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो कागज का जलना कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद है भोजन का पचना। भोजन का पचना, अगर जो भोजन हम खा लिए वो भोजन पच गया, पचने के बाद फिर ये भोजन बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि भोजन अगर हम कर लिए तो फिर वो भोजन को वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं, क्योंकि भोजन क्या है? पच गया है। तो भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद होता है कि लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये कौन सी अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना। अगर कोई चमकदार लोहा, मान लो ये लोहा है, इस पर अगर जंग लग जाएगा तो फिर ये लोहा क्या होगा? उसके पुनः मूल रूप में आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि जैसा पहले था वैसा अब नहीं रहेगा। तो क्या? लोहे पर जंग लगना। इसके बाद है शोषण करना। शोषण करना, शोषण करना यानी क्या होता है? सांस लेना। अगर हम सांस ले लिए हैं, सांस क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। अगर ऑक्सीजन ले लिए तो फिर वो ऑक्सीजन को वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं वापस आएगा। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो फिर क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब मेरा वापस आएगा तो क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। तो यह शोषण करना क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है। इसके बाद होता है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि मोमबत्ती है, मोमबत्ती जब जल जाएगा तो जलने के बाद फिर यह मोमबत्ती वापस आएगा? नहीं आएगा। लेकिन यहाँ लिखे है कि मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती को अगर हम पिघला देंगे, पिघलाने के बाद फिर इसको मोमबत्ती हम बना सकते हैं, फिर इसको क्या करेंगे? जला सकते हैं। इसीलिए मोमबत्ती का पिघलना बोले तो भौतिक अभिक्रिया, मोमबत्ती का जलना बोले तो रासायनिक अभिक्रिया। मोमबत्ती का जलना। इसके बाद है कागज, लकड़ी को काटना। लकड़ी को काटना, वो लकड़ी को अगर हम काट देंगे तो काटने के बाद भी यह क्या रहेगा? वो लकड़ी ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो लोहा बनेगा। अगर ये मान लो ये लकड़ी है, इसको अगर तोड़ भी देंगे तब ये क्या रहेगा? लकड़ी ही रहेगा। तो लकड़ी को काटना कौन से है? क्योंकि लकड़ी को अगर काटने के बाद भी यह लकड़ी ही कहलाएगा। तो लकड़ी को काटना हो जाएगा, और यह इसमें नहीं होगा, यह भौतिक अभिक्रिया में होगा। क्योंकि लकड़ी को काटना कौन सा अभिक्रिया है? लकड़ी को काटना। लकड़ी को काटना, यह क्या कहलाएगा? भौतिक अभिक्रिया कहलाएगा। क्योंकि यह लकड़ी को काटने के बाद भी फिर यह लकड़ी ही कहलाएगा, क्योंकि अपने मूल रूप में फिर वापस आ सकता है। इसलिए लकड़ी को काटना क्या होगा? रासायनिक भौतिक अभिक्रिया होगा। फिर अगर लकड़ी को जलाना, अगर यहाँ कह देगा कि लकड़ी को जलाना, लकड़ी को जलाना, तो लकड़ी को जलाना बोले तो रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि लकड़ी है, जल गया, जलने के बाद ये लकड़ी वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। तो लकड़ी को जलाना बोले तो रासायनिक, और लकड़ी को काटना बोले तो भौतिक। फिर यहाँ कहेगा कागज को जलाना बोले तो क्या होगा? रासायनिक, और कागज को फाड़ना बोले तो लकड़ी, भौतिक। क्योंकि कागज को क्या कर सकते हैं? हम फाड़ सकते हैं। फाड़ने के बाद ही फिर वो क्या कहलाएगा? कागज ही कहलाएगा। इसीलिए अब हम इसका परिभाषा लिखा लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया का। यह रासायनिक अभिक्रिया हो गया, यह क्या हो गया आपका? भौतिक अभिक्रिया। इसका परिभाषा हम नीचे लिख देते हैं। भौतिक अभिक्रिया का परिभाषा नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर। इसका परिभाषा होता है कि वह अभिक्रिया, इसको परिभाषा लिख लेते हैं, रासायनिक भौतिक अभिक्रिया के वह पदार्थ, आप लोग यहाँ पर इसको जगह देख के यहाँ नीचे लिख लेंगे। इसके बाद ये उतारेंगे,
क्योंकि इसका एक उदाहरण है। तो पहले हम क्या करें, भौतिक अभिक्रिया को, यह जो आंसर होगा पहले यहाँ पर लिख लेंगे, इसके बाद जस्ट नीचे इसको उतारेंगे। वह पदार्थ जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए और फिर अपने मूल रूप में पुनः वापस आ जाए। तो वह पदार्थ जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए और फिर अपने मूल रूप में पुनः वापस आ जाए, उसे क्या कहते हैं, भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो, वह पदार्थ जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए और फिर अपने मूल रूप में वापस आ जाए, उसे क्या कहते हैं, भौतिक अभिक्रिया। देखो, पानी से बर्फ बन सकता है, फिर बर्फ को क्या करेंगे हम, पानी बना सकते हैं। तो एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है और फिर अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया को यहाँ लिख लेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें भी लिखेंगे वह पदार्थ जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए और फिर अपने मूल रूप में पुनः वापस नहीं आए। देखो, वह पदार्थ जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए और फिर अपने मूल रूप में पुनः वापस नहीं आए, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। हटा देंगे, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। यह आपका रासायनिक अभिक्रिया हो गया, भौतिक अभिक्रिया। देखो, और एक बार इसको हम क्या करें, परिभाषा को फिर से बोल लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, वह पदार्थ जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए और फिर अपने मूल रूप में वापस नहीं आए, उसे क्या कहते हैं, भौतिक। उसे कहते हैं मूल रूप में वापस नहीं आए, उसे कहते हैं रासायनिक। और जो अपने मूल रूप में वापस, वह पदार्थ जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए और फिर अपने मूल रूप में वापस आ जाए, उसे क्या कहते हैं, भौतिक। ये आपका क्या होगा, भौतिक अभिक्रिया, या हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया। चलिए, इसके बाद है फिर मैं अगर आप बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया कुछ एग्जाम्पल लेंगे, या तो आपका क्या होगा, भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल लेंगे। इसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका पहले बातें करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो पहले क्या कहें, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है, इसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे। इसका उदाहरण से समझेंगे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है। तो पहले क्या करें, इसकी परिभाषा नहीं लिखे, पहले इसे क्या करते हैं, हम उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण लिखने के बाद परिभाषा ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखा जाएगा। तो पहले इसका हम उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है, पहले इसका उदाहरण ले लेंगे रासायनिक अभिक्रिया का। जैसे होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों को क्या करते हैं, जब अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है, जल बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जब अभिक्रिया करेगा तो जल बनेगा। जैसे हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H2, और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। अगर ये दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर H2O बन जाएगा। यह क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जब आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, जल बनता है। हाइड्रोजन का H2, ऑक्सीजन का O2, या दोनों मिला के क्या हो गया, H2O। दूसरा एग्जाम्पल है, इसके बाद है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, जब यह दोनों अभिक्रिया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन अभिक्रिया करता है तो बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोजन का क्या होता है, H2, क्लोरीन का होता है Cl2। जब दोनों अभिक्रिया बनेगा तो क्या बनेगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एग्जाम्पल नंबर तीसरा है, तीसरा हम यहाँ पर लिख देते हैं। तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के अगर हम गर्म करेंगे, इसको अगर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका संकेत कैल्शियम कार्बोनेट को लिख लेते हैं CaCO3। यह क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। जब हम इसको गर्म करते हैं ये क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस में फिर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, यह बनता है। इसके बाद है, ये आपका तीसरा एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद चौथा एग्जाम्पल क्या कर रहा है, चौथा एग्जाम्पल आपका होगा, और थोड़ा इधर लिख देते हैं। चौथा एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो यह हो गया। इसके बाद पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को अगर गर्म करेंगे, यह क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को अगर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड और फिर क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड गर्म पोटेशियम क्लोराइड, और फिर बनेगा ऑक्सीजन। यह बनेगा ऑक्सीजन। आप लोग पहले वीडियो को देखिए अच्छे से, इसमें घबराइएगा नहीं। पहले क्या करते, इसका उदाहरण देते, उदाहरण देने के बाद इसका क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को हम परिभाषा लिखेंगे। तो पहले इसका उदाहरण समझते हैं, जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन अभिक्रिया को समझते हैं, या कौन सा समीकरण इसमें आता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड का गर्म करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस क्या देगा, ऑक्सीजन। अब इसका संकेत लिखते हैं पोटेशियम क्लोराइड के KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोराइड इसको अगर गर्म कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के बाद ये क्या देता है, पोटेशियम क्लोराइड देता है, KCl देता है, और फिर प्लस में क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, O2 देता है। ये आपका किसका चौथा एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद है पांचवा भी एग्जाम्पल दिखा देते हैं आप लोग का। पांचवा में क्या है, सोडियम
सोडियम प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन, यह क्या बनता है? सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इसका संकेत लिखते हैं सोडियम प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सोडियम का क्या होता है? सोडियम का होता है Na और सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। जब यह दोनों अभिक्रिया करेगा तो सोडियम सल्फेट देगा। देखो यह प्लस होता है, यह प्लस, यह क्या होता है? माइनस। यह दोनों अभिक्रिया करेगा सोडियम और क्या होता है? सल्फेट। यह हाइड्रोजन क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। जब सोडियम यहाँ चलेगा हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, क्योंकि हमेशा अभिक्रिया जब होता है रिएक्शन तो प्लस और माइनस होता है। यह प्लस और माइनस दोनों कर लेगा, यह प्लस वाला को बाहर निकाल देगा। यह हो जाएगा Na2SO4 प्लस क्या होता है? हाइड्रोजन। Na2SO4 प्लस हो जाएगा हाइड्रोजन। इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ, Na2SO4। यह होता है सोडियम सल्फेट और यह हो गया हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन क्या करेगा? बाहर निकल गया। यहाँ पर 2 इसलिए आता है क्योंकि संयोजकता इसका कितना होता है? 2 होता है, इसीलिए यही 2 यह नीचे आ जाता है। अब हम इसके बारे में क्या करेंगे? अब हम इसका परिभाषा लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा क्या होता है वो हम जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा है, देखो रासायनिक अभिक्रिया का यह क्या हो गया? आपका उदाहरण हो गया। अब इससे क्या करेंगे? हम परिभाषा लिख लेंगे। परिभाषा क्या लिखेंगे? वैसा अभिक्रिया, इसको हम यहाँ से लिख दे रहा हूँ, वैसा अभिक्रिया, इसको परिभाषा लिखेंगे हम, वैसा अभिक्रिया जो, वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, देखो हम लिखे परिभाषा लिखेंगे, वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या क्या अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक, देखो पहले परिभाषा इसको लिख लेते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो अब यहाँ इसका क्या कहते हैं? इसका परिभाषा के बारे में हम समझाएंगे। पहले कहता है वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले, देखो वैसा अभिक्रिया, यह सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है।
तो वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले, यह पदार्थ क्या अकेले है, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, किसी यहाँ पर कितना 2 पदार्थ है, तो कोई वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक, देखो यहाँ एक है, यहाँ क्या है, एक से अधिक, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि यह जब अभिक्रिया करेगा तो भिन्न गुण वाले करेगा, इसका गुण अलग है, यह अलग है, यह अलग है, तो भिन्न गुण वाले अलग अलग गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह इसका क्या होगा, पहले क्या रासायनिक अभिक्रिया लिखने के बाद पहले यह परिभाषा उतारेंगे, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1, 2, इसके बाद 3, 4, तब फिर 5 लिखेंगे। यह क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। इसके बाद हम चलेंगे इसमें और होता है अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल के बारे में जानेंगे। अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है। तो अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं, पहले इसको हम लिख लेते हैं। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और किसको प्रतिफल बोलते हैं। यहाँ इसी में लिख दे रहा हूँ, इसके आप लोग नीचे देखो, यह जो है और ये तीर जो है, तीर से बाएं तरफ और तीर से दाएं तरफ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिकारक, और इसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल या उत्पाद। तो अभिकारक कहते किसे हैं, वह पदार्थ जो एक वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ भाग ले, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और भाग लेने के बाद जो उसका प्रतिफल बनता है, भाग लेने के बाद जो उसका फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लिया, यह दोनों भाग लिया है, तो यह क्या बना है, एक नए पदार्थ बना है, वो क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ लिख लेंगे हम अभिकारक। यहाँ पर ऐसे करके लिख लेंगे हम अभिकारक। इसको यहाँ क्या लिखेंगे हम, प्रतिफल। प्रतिफल या उत्पाद भी लिख सकते हैं, उत्पाद। फिर यह है, देखो तीर का बाएं साइड है, इसको क्या कहेंगे हम, प्रतिफल, और यह जो बना यह क्या बना, उत्पाद। इसको बोलेंगे अभिकारक, इसको बोलेंगे उत्पाद या प्रतिफल। यह आपको क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। यह जो होगा वह क्या होगा, अभिकारक। यह अभिकारक और यह क्या कहलाएगा, प्रतिफल, प्रतिफल या उत्पाद। देखो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा वह क्या कहलाएगा, अभिकारक, और भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, हम प्रतिफल कहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको भी बोलेंगे अभिकारक। यह हो जाएगा अभिकारक, और यह जो नया पदार्थ बना वह क्या कहलाएगा, प्रतिफल। यह क्या होगा, देखो इसमें भाग कौन ले रहा है, तीर के बाएं साइड जो रहेगा वह भाग लेगा, यह जो बनेगा तो क्या होगा, प्रतिफल कहलाएगा, तो अभिकारक होगा। इसका क्या होगा, यह प्रतिफल। फिर इसमें यह क्या होगा, अभिकारक। यह जो होगा वह क्या होगा, अभिकारक, और अभिकारक होगा। और यह क्या होगा, ये जो होगा वह क्या होगा, प्रतिफल, प्रतिफल। इसके बाद इसमें है, यह क्या होगा, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक के फलस्वरूप, अब रासायनिक अभिक्रिया के भाग लेने वाले को हम क्या कहते हैं, अभिकारक। अभिकारक के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, हम प्रतिफल कहते हैं। और अब यह अभिकारक है,
अभिकारक के फल स्वरूप जो नया पदार्थ बनेगा उसे क्या करेंगे हम, क्योंकि अभिकारक से ही कोई नया पदार्थ बन रहा है, अभिकारक के फल स्वरूप नया पदार्थ बनेगा उसे क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। यह जो आपका जो अभिकारक यह था, भाग ये लिया और इसका फल यहाँ हुआ, यह क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा। यह हो जाएगा आपका प्रतिफल। अब इतना समझ में आया कौन अभिकारक होता है, कौन प्रतिफल होता है। अब हम इसका क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे अभिकारक और प्रतिफल की परिभाषा लिखेंगे पहले हम। अभिकारक जस्ट इसको नीचे लिखेंगे हम, यह पूरा क्या करेंगे, इस पहले इसको 1 2 3 4 5 इसको उतारने के बाद जस्ट इसको नीचे हम लिखेंगे अभिकारक। इसको नीचे क्या लिखेंगे हम, इसके नीचे लिखेंगे, इसको हम मिटा दे रहा हूँ हम, इसको लिखेंगे नीचे हम अभिकारक लिख के, अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं वह लिखेंगे, अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं, क्या लिख लेंगे, रासायनिक, इसको हम ब्लू से लिख दे रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, यह भाग ले रहा है, यह अभिकारक होगा। इसमें कौन, ये दोनों भाग ले रहा है, तब यह प्रतिफल बन रहा है। अब इसके बाद होगा अभिकारक हो गया, अब दूसरा होगा प्रतिफल। अब यहाँ लिखेंगे हम प्रतिफल, या लिखेंगे हम उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद। यहाँ देखो, प्रतिफल या उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यहाँ लिख लेंगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ, नए पदार्थ प्रतिफल या उत्पाद कहलाता है। देखो, अब यहाँ हो गया आपका अभिकारक। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया हो, यह क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का क्या एग्जाम्पल है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, यह क्या होगा, अभिकारक। और अब जो आपको भाग लेता है, भाग लेने के बाद जैसे कोई क्रिकेट होता है या कोई सा भी फंक्शन होता है, उसमें क्या होता है, जैसे हम भाग लेते हैं तो भाग लेने के बाद क्या होता है, वो जीत जाता है। जीत जाने के बाद उससे क्या मिलता है, कुछ मिलता है, तो उससे क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। जैसे यहाँ हम भाग लिए, भाग लेने के बाद हम जीत गए, जीतने के बाद क्या हुआ, कुछ मिला। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग लिया तो यह क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना हुआ क्या बना, प्रतिफल बनेगा, क्योंकि वो जितने भाग लेने के बाद कुछ मिलता है, जीतने के बाद यह क्या मिला, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला। तो जो भाग लेता है वह अभिकारक, और भाग लेने के बाद जो कुछ नया बन जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ। अब रासायनिक अभिक्रिया में यह दोनों भाग लिया तो कोई नया पदार्थ बना, तो नया पदार्थ बनेगा उसे क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। जैसे यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या किया, भाग लिया, और यह क्या हुआ, इसका पदार्थ को भाग लेने के बाद जो नया पदार्थ बना वह क्या बना, उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। तो नया पदार्थ बना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यह क्या होगा आपका, तो रासायनिक अभिक्रिया पर खत्म हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले क्या करेंगे, इसको पहले परिभाषा लिखेंगे, इसके बाद यह एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके जस्ट नीचा लिखेंगे अभिकारक लिख के डैश देंगे, और प्रतिफल या उत्पाद लिख के डैश दे के लिख लेंगे। तो यह क्या होगा, आपका रासायनिक अभिक्रिया आपको खत्म हो गया। अब इसके बाद हम बातें करेंगे रासायनिक समीकरण पर। अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। पहले आप लोग इसको क्या करें, नोट कर लीजिए। अब इतना तो मालूम हुआ अभिकारक कौन है, प्रतिफल कौन है। अभिकारक इसका परिभाषा एकदम बिल्कुल आसान है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा वह पदार्थ क्या कहलाएगा, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनेगा वह क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनेगा उसे हम प्रतिफल कहेंगे।
इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटाएंगे। चलिए अब हम बातें करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं उसके बारे में। रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो पहले समीकरण लिखने से पहले, परिभाषा देने से पहले इसका हम एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण समझेंगे पहले। जैसे होता है यहाँ हाइड्रोजन, पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और लेते हैं फिर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलेगा तो क्या देगा, यह जल बनता है। हाइड्रोजन को हम लिखते हैं, हाइड्रोजन का होता है H2, ऑक्सीजन का होता है O2, दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, H2O। अभी क्रिया करने के बाद क्या बनेगा, H2O। दूसरा एग्जाम्पल है, फिर दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं हम। दूसरा है क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस क्या लेंगे हम, क्लोरीन। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अभी क्रिया करने के बाद क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह बनेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको होता है H2, इसको होता है क्लोरीन का Cl2। जब अभी क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, या HCl, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल लेंगे। तीसरा एग्जाम्पल, तो इसको इसी लाइन में नीचे लिख देता हूँ, चलो इधर ही रहने दो। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम ले लिए सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ जिंक ले लो, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। जब यह दोनों भी क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, तो यह बनेगा जिंक सल्फेट, यह बनेगा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट और प्लस क्या देगा, यह हाइड्रोजन। जिंक सल्फेट प्लस देगा हाइड्रोजन। क्या देगा, हाइड्रोजन। उसके बाद जिंक को क्या लिखे, Zn लिखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। यह दोनों भी क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। यह जिंक किससे अभिक्रिया कर लेगा तो यहाँ हाइड्रोजन को हटा देगा और जिंक यहाँ चले आएगा, तो क्या होगा, जिंक सल्फेट पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। इसके बाद चौथा एग्जाम्पल है। चौथा एग्जाम्पल क्या है, जैसे पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम प्लस क्या होगा, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट को जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, पोटेशियम क्लोरेट तो क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और फिर क्या देगा, ऑक्सीजन। पोटेशियम का होता है 6, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोरेट। जब इसको गर्म किया तो क्या बन गया है, पोटेशियम क्लोराइड और फिर क्या बन गया, ऑक्सीजन। पोटेशियम क्लोराइड फिर बन गया ऑक्सीजन। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर रासायनिक समीकरण है, इसका क्या करना है, परिभाषा लिखना है। रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं उसको लिखना है। तो रासायनिक समीकरण कहते किससे है, पहले उसको लिख लेते हैं। ये रासायनिक समीकरण तो लिख लिए हम, तो इसमें क्या करते हैं, इसके संकेतों एवं सूत्रों से। अब इसमें किसको क्या बोलते हैं वह नहीं मालूम है। देखो यहाँ पर बदले बाद रासायनिक समीकरण का परिभाषा यहाँ पर लिखते हैं नीचे, हम इसको यहाँ पर नहीं लिखे, हम यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे, रासायनिक समीकरण का परिभाषा यहाँ पर लिखते हैं।
आप लोग ऊपर में लिख के तब ये लिखिएगा रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं इसके बारे में पहले हम जानेंगे। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है चलिए अब हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। यह हो गया हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन। इसके बाद चलो रासायनिक समीकरण का परिभाषा हम लिखाते हैं। यहाँ लिखेंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण इसका परिभाषा हम यहाँ पर लिखते हैं, आप लोग यहाँ लिखिएगा। रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से जो उसका संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त का मतलब क्या होता है, छोटा, उसको छोटा कर देना। संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखो तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, देखो रासायनिक अभिक्रिया में कौन से भाग लिया है, हाइड्रोजन लिया है और ऑक्सीजन लिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिया है, तो कहता है हाइड्रोजन भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्र। संकेत इसका हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है H2 और ऑक्सीजन में क्या होता है O2। तो संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण, मतलब इसको क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब इधर क्या बनता था जल, यह लिखने में कितना बड़ा लगता है, बड़ा दिख रहा है, तो इसको क्या था, इसको छोटा कर देना। तो यह क्या, हाइड्रोजन का संकेत H2 और ऑक्सीजन का O2। तो संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो संक्षिप्त निरूपण होता है ना, वह क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से। अब यहाँ देखो जिंक है और सल्फ्यूरिक है, तो जिंक का संकेत क्या होता है, इसका जिंक का होता है Zn, और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखे थे संकेतों एवं सूत्रों। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो इसको क्या करें, इसका संकेत एवं सूत्र की सहायता से, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण। अब यह दोनों के जोड़ने से क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इससे हमको यह पता चल गया कि रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं, यानी संक्षिप्त निरूपण को, पदार्थ लेने में संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से जो संक्षिप्त निरूपण बनता है वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इसमें देखो आपका रासायनिक समीकरण कौन होगा, यह जो दिख रहा है यह क्या होगा, आपका रासायनिक अभिक्रिया होगा, यह क्या होगा, रासायनिक समीकरण होगा। कि समीकरण कहते किसे है, पदार्थ के संकेत एवं सूत्र। तो संकेत इसका ये होगा, इसका सूत्र ये हो गया, सहायता से जो संक्षिप्त निरूपण बनता है, जो संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इसमें आपको जो यह हो गया, यह रासायनिक अभिक्रिया हो गया, रासायनिक, यह होगा रासायनिक अभिक्रिया, यह रासायनिक अभिक्रिया, यह हो गया रासायनिक समीकरण। अब किसको रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, किसको समीकरण बोलते हैं, मालूम पड़ गया। इसको क्या बोलते हैं,
अगर हिंदी में लिखा है तो इसको रासायनिक अभिक्रिया, और इसका संकेत सूत्रों के लिखा था रासायनिक समीकरण। यह रासायनिक समीकरण जो है वो पूरे विश्व में एक ही रहता है। यह क्या है, इंटरनेशनल है। यह हर जगह क्या होता है, इसका एक ही नाम रहता है, लेकिन इसका नाम क्या है, अलग अलग रहता है। रासायनिक अभिक्रिया, इसीलिए यह रासायनिक समीकरण बनाया गया है ताकि ऑल इंडिया कहीं भी हम इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया है वही होता है, यह तो अपने क्या है, जहाँ पर जो भाषा में रहेगा, यहाँ हिंदी है तो हिंदी भाषा, जो भाषा में रहेगा वो भाषा में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन यह जो समीकरण है यह चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑल इंडिया में यह इसका एक ही नाम रहता है। अब इसके बाद यह जो है, यह क्या है, आपका रासायनिक अभिक्रिया है। यह रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। अब यह जो है वह क्या है, रासायनिक समीकरण। यह रासायनिक समीकरण है, यह रासायनिक समीकरण हो गया। फिर इसमें यह जो है, यह रासायनिक अभिक्रिया हो गया। यह रासायनिक अभिक्रिया, यह जो बना हुआ क्या बना, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। इसके बाद है, इसमें यह जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जल बनता है, तो यह क्या होगा, आपका रासायनिक अभिक्रिया हो गया। यह हो गया रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, और यह जो बना हुआ क्या बना, रासायनिक समीकरण। यह जो बन गया वह बन गया रासायनिक समीकरण। अब इतना मालूम हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण कहते किसे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसको फिर से एक बार याद पढ़ लेते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, देखो, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों, तो संकेत इसका क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। संकेतों एवं सूत्रों, अब इसमें संकेत भाग लिया है, इसमें क्या है, सूत्र भाग लिया। इसमें क्या भाग लिया है, सूत्र भाग लिया। इसमें क्या भाग लिया, सूत्र भाग लिया। तो संकेतों एवं सूत्र, संकेत और सूत्र दोनों भाग ले सकता है। संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। संक्षिप्त निरूपण का अर्थ होता है कि उसको छोटा होना। संक्षिप्त का अर्थ क्या होता है, छोटा। छोटा करके क्या करते हैं इसको हम, जैसे यह सल्फ्यूरिक अम्ल 12 था, इसको अब लिखेंगे तो छोटा हो गया। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखने में कितना टाइम लग रहा है, ज़रा लग रहा है ना। अब इसको जब यह जल बन गया तो इसको H2O लिखने में कितना छोटा लग रहा है। हाइड्रोजन का संकेत क्या था, H2, ऑक्सीजन का O2। यह क्या हो रहा है, इसमें टाइम का बचत हो रहा है। इसीलिए क्या करते हैं, रासायनिक संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर आप मिलते हैं अगले में, अब लिखेंगे हम, अब अगले पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब रासायनिक अभिक्रिया से कौन कौन से घटना घटता है इसके बारे में बातें करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता के बारे में, जैसे रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कौन कौन से घटना घट सकता है इसके बारे में। रासायनिक अभिक्रिया जब होगा, हो सकता है गैस की उत्पत्ति हो सकता है। दूसरा हो सकता है अपक्षेप का बनना। अपक्षेप क्या होता है, अपक्षेप जैसा होता है, अपक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो विलयन से क्या होता है, अलग हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपक्षेप बोलते हैं। हो सकता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रंग में परिवर्तन हो सकता है। चौथा ये भी हो सकता है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा ताप में परिवर्तन हो जाएगा। पाँचवा ये भी हो सकता है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, अवस्था में उसका परिवर्तन हो जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया जब हम करेंगे तो ऐसा कितना घटना घट सकता है, 5 घटनाएँ घट सकता है। यही होता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या विशेषता है उसके बारे में जानना है। तो पहला क्या है, गैस की उत्पत्ति। पहला क्या होता है, गैस की उत्पत्ति होता है। इसको हम लिख लेंगे गैस की उत्पत्ति को। जैसे गैस की उत्पत्ति हम किसे करते हैं, जिंक से। अगर जिंक को हम, गैस की उत्पत्ति यहाँ लिख लेंगे जिंक। जिंक को हम अगर अभिक्रिया करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अगर हम इसको अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, या जिंक को अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा। जिंक क्लोराइड, और प्लस में क्या देगा, या हाइड्रोजन गैस देगा। जब हम जिंक को अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, जिंक क्लोराइड
और क्या हुआ ना, हाइड्रोजन गैस। तो इसमें क्या हुआ, गैस की उत्पत्ति हुआ ना, ये जो हुआ क्या हुआ, गैस की उत्पत्ति हो गया। कि हाइड्रोजन यहाँ यही कह रहा है गैस की उत्पत्ति होता कैसे, जब भी हम दो अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, गैस की उत्पत्ति होगा। तो पहला गैस की उत्पत्ति होगा जिंक को, जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किए, जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हुआ। दूसरा है यहाँ पर जिंक का हो गया। इसके बाद है सोडियम कार्बोनेट को लेंगे हम, ये आपका पहला हो गया एग्जाम्पल। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट को लेंगे हम, सोडियम कार्बोनेट का इसके बाद क्या होता है, रासायनिक सूत्र Na, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगर सोडियम कार्बोनेट को किससे भी क्या करा देंगे हम, सल्फ्यूरिक अम्ल से करा देंगे। सोडियम कार्बोनेट को अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल से। इसका अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से, सल्फ्यूरिक अम्ल से करा देंगे तब यह क्या होगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या होता है, यह देखो पहले क्या होता है, पहले यह होता है प्लस, यह होता है माइनस, यह होता है प्लस, यह होता है माइनस। इसका जो होता है वह प्लस होता है, इसका माइनस होता है। यह क्या करेंगे, इसको हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा, यह सोडियम यहाँ चले आएगा, यह क्या जाएगा NaSO4, फिर क्या देगा यहाँ पर, यह H यहाँ चले आएगा, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, जल, फिर देगा जल H2O और फिर देगा कार्बन डाइऑक्साइड। यह क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया। क्योंकि जब सोडियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल से, सोडियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या देता है, NaSO4, फिर देता है जल और फिर क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब क्या होगा, गैस की उत्पत्ति हो गया। क्योंकि इसमें जब क्या करते हैं तो गैस की उत्पत्ति होता है। फिर इसको हम दूसरा तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे सोडियम को, यहाँ अगर सोडियम को सल्फ्यूरिक अम्ल से भी अभिक्रिया करेंगे H2SO4 से अगर अब इसको अभिक्रिया करेंगे तो क्या देगा, एग्जाम्पल ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। यह क्या होगा, यहाँ पर Na2SO4 और फिर क्या देगा, यह हाइड्रोजन गैस दे देगा। तो गैस को क्या, हम गैस कहाँ जाता है, ऊपर। इसको क्या कर, तीर के निशान में कहाँ रखेंगे, हम ऊपर में डालेंगे, क्योंकि गैस ऊपर भागता है तो गैस के निशान के यहाँ पर तीर ऊपर जाएगा। यह हो गैस की उत्पत्ति होगी। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, गैस की उत्पत्ति होता है। ये हम लिख लेंगे, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया किया तो क्या गैस की उत्पत्ति हुआ, हाइड्रोजन गैस का। जब हम सोडियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया किया तो किसका उत्पत्ति हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का। क्योंकि यहाँ पर यह दोनों अभिक्रिया कर लिया और HCO3 हो गया तो H2, तो इसमें से क्या करेगा, यहाँ पर H2 है, H2 इसमें से एक वो ले लेंगे तो यहाँ H2 हो जाएगा और यह CO2 इधर चले आएगा। अब दूसरा होता है कि अपक्षेप का बनना। अपक्षेप का क्या होता है, अपक्षेप का अर्थ होता है, अपक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है। अपक्षेप एक क्या होता है, यहाँ लिख लेंगे, अपक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के बाद विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है। देखो अपक्षेप क्या होता है, अपक्षेप एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के बाद विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है। जैसे हम मिट्टी और पानी को क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, इसको घोल देंगे, घोलने के बाद क्या होगा, मिट्टी क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। तो वही क्या होता है अपक्षेप। जो आपको इससे भारी सामान होगा वो नीचे बैठ जाएगा, हल्का रहेगा वो ऊपर रहेगा। जैसे हम कीचड़ को और पानी को दोनों को घोल देंगे तो वो क्या होगा, कीचड़ धीरे धीरे क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर हो जाएगा। तो वही क्या होता है, अपक्षेप होता है। तो वह कीचड़ क्या कहलाएगा, अपक्षेप कहलाएगा। तो अपक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है
जो अभिक्रिया के बाद विलयन से अलग होकर नीचे पेंडिंग में बैठ जाता है, वो कहाँ बैठता है? पेंडिंग में बैठ जाता है। तो वह क्या होगा? विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अपक्षेप कहते हैं। अब अपक्षेप का क्या करें? जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे होता है सोडियम क्लोराइड। यहाँ ले लेंगे हम सोडियम क्लोराइड। जैसे सोडियम क्लोराइड को किससे करा देंगे अभिक्रिया हम? सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया कराएंगे हम सिल्वर नाइट्रेट से। किससे कराएंगे हम? सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया किससे करा दें? सिल्वर नाइट्रेट से अगर हम करा देंगे तो यह क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर यह प्लस होता है, यह माइनस, यह प्लस तो फिर यह माइनस, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। यह क्या करेगा? यह सोडियम नाइट्रेट यह इससे अभिक्रिया करेगा। किससे? यह सोडियम यहाँ चले आएगा और यह जो है सिल्वर इधर चले आएगा। यह दोनों अभिक्रिया कर लेगा, यह दोनों अभिक्रिया करेगा। यहाँ पर क्या बनाएगा? Na2NO3। ये क्या है? सोडियम नाइट्रेट। यह बना दिया सोडियम नाइट्रेट और फिर प्लस क्या बनाएगा? ये दोनों करेगा तो क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। यह सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? चांदी होता है। तो चांदी क्या होता है? ठोस होता है, वह भारी होता है, तो वह क्या होगा? अपक्षेप बनेगा। वह क्या होता है? ठोस पदार्थ। तो हम बताए तो जो ठोस होगा, अब अपक्षेप क्या है? एक प्रकार का ठोस पदार्थ है। तो सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? चांदी। तो चांदी क्या ठोस पदार्थ है, तो यह क्या होगा? अपक्षेप। अपक्षेप कहाँ बैठता है? विलयन से नीचे हो जाता है। यह क्या हो जाएगा? अपक्षेप के नीचे, क्योंकि ठोस पदार्थ गैस रहेगा तो ऊपर जाएगा, जो ठोस पदार्थ रहेगा वह नीचे आएगा। तो के अनुसार कहाँ जाएंगे? नीचे। यह क्या बन जाएगा? यह जो हो जाएगा आपका क्या बनेगा? अपक्षेप बन जाएगा। सिल्वर क्लोराइड क्या होगा? अपक्षेप। इसका अपक्षेप का एग्जाम्पल हो गया। इसका और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। इसको रंग परिवर्तन को यहाँ से हटाकर ऊपर इधर लिख लेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? इसको सिल्वर नाइट्रेट को अब हम भी लिख सकते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का किससे करा लेंगे हम? बेरियम क्लोराइड को अभिक्रिया हम कराएंगे बेरियम क्लोराइड। इसको अभिक्रिया करा देंगे हम सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से। तो बेरियम क्लोराइड को अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो यह क्या होगा? प्लस या माइनस, या प्लस फिर यह माइनस। तो यह क्या होगा? बेरियम क्लोराइड इससे अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? बेरियम सल्फेट। यह क्या देगा? यहाँ पर बन जाएगा, वो बनेगा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट बनेगा। और फिर प्लस में यह दोनों अभिक्रिया करेगा, फिर यह दोनों करेगा। यह बनेगा क्या? हाइड्रोक्लोरिक बनेगा, HCl बन जाएगा। यह बेरियम सल्फेट हो गया, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह क्या होता है? यह द्रव्य होता है, यह क्या होता है? लिक्विड होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, या लिक्विड जैसा होता है। इसमें ठोस कौन होगा? ठोस यह होगा, क्योंकि तो अपक्षेप यह बनेगा। यह क्या होगा? बेरियम सल्फेट क्या होगा? यह अपक्षेप होगा, क्योंकि यह जब लिक्विड होगा, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह पानी के जैसा होता है। यह क्या होता है? इसका स्वाद खट्टा होता है। यह बेरियम सल्फेट क्या होगा? यह इसका अपक्षेप हो जाएगा। जब हम बेरियम क्लोराइड को क्या करिए? सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया किए तो क्या करें? बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। जैसा क्या होगा? बेरियम सल्फेट का हो गया बेरियम क्लोराइड। यहाँ पर लिख सकते हैं इसको हम, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं बेरियम क्लोराइड। और यह जो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह 2 बन जाएगा। अब यह दूसरा हो गया। इसका तीसरा क्या था? रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन यहाँ पर लिख लेते हैं, इधर यहीं पर डाल देते हैं रंग में परिवर्तन को। तीसरा क्या था? रंग में परिवर्तन। देखो, जब यह रासायनिक अभिक्रिया जो विशेषता जो होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया जब हम करते हैं तो कितना घटना घट सकता है? हो सकता है गैस की उत्पत्ति हो सकता है, अपक्षेप बन सकता है, या रंग में परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे हम कोई भी अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे लोहे पर जंग लग गया तो भी क्या एक प्रकार का अभिक्रिया है, तो लोहे का रंग क्या हो गया? चेंज हो गया। इसी तरह इसमें रंग में परिवर्तन,
यहाँ लिखेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट को रंग में परिवर्तन, तो यहाँ लिख लेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट को, इसका होता है रासायनिक सूत्र होता है पोटेशियम KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट को पोटेशियम परमैंगनेट पर नींबू का रस डालने पर, देखो रंग में परिवर्तन, पोटेशियम परमैंगनेट पर नींबू का रस, नींबू क्या करेंगे, नींबू का रस डालने पर रंग बदल जाता है। देखो जब भी हम पोटेशियम परमैंगनेट पर नींबू का रस डालेंगे, डालने पर क्या होता है, रंग में परिवर्तन होता है, यानी रंग बदल जाता है, रंग बदल जाता है। यहाँ लिख लेंगे रंग में परिवर्तन। तो जब भी हम पोटेशियम परमैंगनेट में कोई नींबू का रस डालेंगे तो क्या होगा, उसका रंग जो है पहले से जैसा नहीं रहे, पहले से क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा। यही लेते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पर जब नींबू का रस डालने पर रंग में बदल जाता है, इसका रंग क्या होता है, उड़ जाता है, डालने पर रंग बदल जाता है। तीसरा है ताप में परिवर्तन। अब ताप में परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ताप में परिवर्तन दो तरह से हो सकता है, या तो ताप घटेगा तभी परिवर्तन होगा, या ताप बढ़ेगा तभी भी परिवर्तन हो सकता है। दो तरह से परिवर्तन इसमें हो सकता है, अगर ताप बढ़ेगा तभी परिवर्तन होगा, या तो घटेगा तभी भी परिवर्तन हो सकता है। अगर ताप बढ़ जाएगा तभी परिवर्तन, ताप घटेगा तभी परिवर्तन। तो ताप बढ़ेगा तभी परिवर्तन होगा, ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, यहाँ हो जाएगा ताप घटेगा, ताप घटेगा, ताप घटेगा। तो ताप में परिवर्तन दो तरह से हो सकता है। अगर ताप घट जाए तभी परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन का अर्थ क्या है, चेंजिंग हो जाएगा। तो ताप अगर घट जाएगा तो क्या होगा, परिवर्तन होगा, और ताप बढ़ जाएगा तभी परिवर्तन हो सकता है। तो ताप को बढ़ेगा तब परिवर्तन होगा, ताप घटेगा तब। तो ताप बढ़ेगा कब, जब हम क्या करते हैं, ताप बढ़ाने के लिए और ताप घटाने के लिए। तो जब ताप बढ़ाते हैं तो उससे क्या कहते हैं, ताप घटता है तो क्या होता है, जैसे ताप बढ़ेगा तो बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे चूना मालूम है, चूने में क्या करते हैं, हम पानी को डालते हैं, चूने में पानी को डालते हैं तो क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है, पानी क्या होता है, गर्म होता है। तो जो गर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ताप बढ़ जाएगा। तो चूना प्लस पानी, यहाँ लिख सकते हैं हम चूना प्लस पानी, चूना प्लस पानी, तो चूना प्लस पानी हो जाएगा तो यह क्या, ताप बढ़ जाएगा। अब यहाँ नीचे क्या है, ताप घटेगा। तो ताप घटेगा तो क्या होगा, ताप घटेगा तो आपको ये भी मालूम है ताप घटेगा। ताप कैसे घटेगा, जैसे ग्लूकोज मालूम है, तो पानी में हम ग्लूकोज डालते हैं तो पानी क्या हो जाता है, पहले से क्या होता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, जब पानी में क्या डालते हैं, ग्लूकोज डालते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं हम पानी प्लस ग्लूकोज, पानी प्लस ग्लूकोज। जब पानी में हम ग्लूकोज डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी का तापमान घट जाएगा। तो जब हम चूना में पानी डालेंगे तापमान क्या हो जाएगा, पानी का तापमान जो है वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब यह क्या हो जाता है, जब ताप में परिवर्तन, चूना प्लस पानी, तो यह क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी, और ये क्या होता है, ऊष्माशोषी। तो यहाँ चूना प्लस पानी, ये चूना प्लस पानी होगा तो यह क्या कहलाएगा, यह हो जाएगा ऊष्माशोषी। चूना प्लस पानी तो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा, इसको हम आगे लिख लेंगे तीर निशान देकर, फिर ऊष्माक्षेपी। और पानी प्लस ग्लूकोज, ताप क्या कर रहा है कि ताप घटेगा, तो ताप घटेगा, इसको और छोटा करके लिख दे रहा हूँ हम, ताप कहता है कि घटेगा, ताप घटेगा तो क्या होगा, तो ताप घटने के लिए क्या करते हैं हम, पानी में क्या मिलाते हैं, ग्लूकोज मिलाते हैं, पानी में क्या मिलाएंगे हम, ग्लूकोज, ग्लूकोज पानी में मिला देंगे ग्लूकोज। पानी में जब ग्लूकोज मिलाएंगे तो पानी का तापमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
तो घटेगा तो क्या कहला गया, ऊष्मा शोषी, यानी ऊष्मा को क्या कर रहा है, वह सोख ले रहा है, तो ऊष्मा शोषी, यह क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी हो जाएगा। इसमें है ऊष्मा शोषी। देखो ताप में परिवर्तन, ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, ऊष्मा छेपी, और ताप घटेगा तो ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी का अर्थ है कि ऊष्मा को वह सोख लिया। तो ताप बढ़ेगा कब, जब चीनी पानी, चूना पानी को, तो चूना और पानी को जब मिलाएंगे तो चूना में पानी डालने से क्या होता है, पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो इसमें क्या समझेंगे कि ताप में क्या हो गया, बढ़ेगा। और जब ताप घटने का कह रहा है तो पानी में जब हम क्या करते हैं, ग्लूकोज के डालते हैं तो क्या होता है, तापमान उसका, पानी का जो तापमान पहले से थोड़ा ठंडा हो रहा था, ठंडा यानी ताप क्या हो गया, घट गया। तो ताप घटेगा तो क्या, पानी प्लस ग्लूकोज यानी ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी, और यह जब ताप बढ़ जाएगा तो ऊष्मा छेपी। अब इतना हो गया। अब इसके बाद होता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे यहाँ मान लो इसका हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनता है, H2O, यानी यह क्या बना देता है, यह बना देता है जल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलता है तो क्या बनता है, जल बनता है। तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वह गैस होता है, वह क्या होता है, गैस होता है। और ऑक्सीजन भी क्या होता है, गैस होता है। और जल जो होता है वह क्या होता है, यह तो लिक्विड होता है, यह क्या होता है, द्रव्य होता है। यह क्या बन गया, द्रव्य बन गया। तो कहता है अवस्था में परिवर्तन, यह गैस है, यह गैस है, ये भी तो गैस होना चाहिए, लेकिन यह क्या हो गया, द्रव्य हो गया। तो यह ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है क्या है, गैस है, तो यह क्या करता है, जलता है। ऑक्सीजन क्या होता है, इसको जलाता है, और यहाँ आके क्या हो कहते हैं, जल, यानी यह क्या होता है, बुझ जा रहा है। तो यह गैस है, यह जलता है, यह जलाने का काम करता है। ऑक्सीजन के कोई भी जो पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, नहीं जल पाएगा। तो जो हाइड्रोजन जो है जलने वाला है, यह जलाने वाला, और यह क्या है, बुताने वाला है। तो यह क्या है, यह गैस, यह क्या हो गया, द्रव्य हो गया। यह क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया, क्योंकि यह गैस, ये भी गैस रहना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो गया, द्रव्य हो गया, यानी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। फिर दूसरा क्या है, अगर हम हाइड्रोजन को, यह हाइड्रोजन है, यह क्या है, क्लोरीन है। अब यहाँ क्या बनेगा, यह HCl बनेगा, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। तो यह हाइड्रोजन तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, यह क्या गैस है, क्लोरीन भी क्या है, गैस है। और यहाँ जो बना हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बना, यह स्वाद में खट्टा होता है, यह क्या बनेगा, द्रव्य बन गया। तो यहाँ भी क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया, क्योंकि यह गैस, यह क्या बन गया, द्रव्य। तो यहाँ भी क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया। और भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो यह क्या हो गया, आपका द्रव्य बन गया, अवस्था में परिवर्तन। तीसरा भी ले सकते हैं हम, जैसे मान लिया सोडियम ले लिया, इसको हम HCl से कराएंगे, HCl से भी किया अगर कराएंगे तो क्या देखो, तो यह तुम्हारा क्या बन गया, यह तुम्हारा ठोस बन गया। यह क्या है, ठोस है। यह जो है वह क्या है, द्रव्य है। यह ठोस है, यह द्रव्य है, यह ठोस है, यह क्या है, द्रव्य है। तो दूसरा जो बनेगा वह क्या बनेगा, NaCl, और फिर क्या बनेगा, H2, यह गैस बनेगा। यह क्या बनेगा, यह आपका लिक्विड बनेगा, बन जाएगा विलयन। यह विलयन होगा, यह ठोस हुआ, द्रव्य हुआ, या विलयन हो जाएगा। चलो इसको छोड़ दो। इसमें आप क्या हो गया, आपका तीनों परिवर्तन हो गया। यह क्या, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। तो पहला विशेषता क्या है, गैस की उत्पत्ति। दूसरा अपक्षेप को बनना। तीसरा रंग में परिवर्तन। चौथा है तापमान में परिवर्तन। और पांचवा है अवस्था में परिवर्तन। तो पहले लिखेंगे गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति जो हम बता दिए कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करते हैं, गैस की उत्पत्ति होता है। सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करते हैं, या तो सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं, तो क्या बनता है, NaSO4, सोडियम सल्फेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड।
और फिर अगर सोडियम को हम सल्फ्यूरिक अम्ल से करेंगे तो क्या सोडियम सल्फेट और बनेगा हाइड्रोजन गैस। फिर इसका अपक्षेप का बनना। अपक्षेप का मतलब होता है कि अपक्षेप एक प्रकार का ठोस पदार्थ है। जैसे कोई भी ठोस पदार्थ उसको हम क्या बोलते हैं, अपक्षेप बोलते हैं। तो अपक्षेप एक ठोस पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के बाद विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड को हम सिल्वर नाइट्रेट से कराए थे, क्या बनाया, सोडियम नाइट्रेट, और फिर क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड या चांदी बना या ठोस होगा तो अपक्षेप हो जाएगा, अपक्षेप नीचे की तरफ बैठ जाएगा। फिर यह बेरियम क्लोराइड को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो बेरियम सल्फेट और फिर क्या देगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, या तो लिक्विड होता है या द्रव्य होता है। जब आपका ठोस क्या होगा, बेरियम सल्फेट क्या होगा, ठोस होगा, या अपक्षेप की तरह नीचे बैठ जाएगा। जब अपक्षेप के नीचे जब यह ठोस पदार्थ क्या होता है, इसका चिन्ह नीचे की तरफ होता है, क्योंकि और नीचे बैठेगा तो इसका सिंबल नीचे की तरफ, इसका तीर का जो निशान होगा वह नीचे की तरफ होगा, और जब गैस रहेगा तो उसका ऊपर की तरफ होगा। अब होता है कि रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट पर हम नींबू का रस डालते हैं तो क्या होता है, रंग में क्या होता है, रंग बदल जाता है। चौथा है कि तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन दो तरह से हो सकता है, या तो ताप बढ़ेगा या तो ताप घटेगा। ताप बढ़ेगा तो क्या होगा और ताप घटेगा तो क्या होगा। ताप बढ़ेगा और ताप घटेगा तभी परिवर्तन हो सकता है, दो तरह से हो सकता है। ताप अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, चूना में अगर हम पानी को डालते हैं तो पानी क्या होता है, गर्म होकर खौलने लगता है और गैस के रूप में ऊपर बुलबुला देता है। तो वह क्या होता है कि चूना पानी डालने से क्या होता है, तापमान बढ़ता है। और अब क्या कहते हैं, ग्लूकोज में अगर हम पानी में अगर ग्लूकोज के डालेंगे तो क्या होगा, तापमान घट जाएगा, क्योंकि पानी क्या होता है, ठंडा हो जाता है, थोड़ा सा ठंडा होता है, जिससे क्या होता है, तापमान घट गया। तो अगर ताप बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ऊष्माक्षेपी, और ताप घटेगा तो क्या होगा, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी मतलब क्या होता है, ऊष्मा को सोख लिया। अवस्था में परिवर्तन। अब यह हाइड्रोजन गैस है या ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पे तो गैस ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, द्रव्य हो रहा है। तो यह अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन कर दे रहा है। यहाँ हाइड्रोजन गैस है, यहाँ क्लोरीन गैस है, यहाँ क्या दे रहा है, द्रव्य दे रहा है। ये अभी क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया, क्योंकि यह गैस है तो भी गैस ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ द्रव्य हो गया, यह अवस्था में परिवर्तन हो गया। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को बजाएं, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। अब वीडियो को क्या के फुल वॉच कीजिए। आप क्या इसको पूरे भारती भवन बुक से पढ़ा रहे हैं रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया के बारे में। चैप्टर 1 है। आप लोग इसको शुरू से पूरे देखिए, इसको लाइन बाय लाइन हम लेके चल रहे हैं। तो जो ये बुक जो देख रहे हैं, ये बुक से हम पूरे लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं स्टार्टिंग से। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए और इसको रीडिंग कीजिए। अब हम फिर अगले में चलेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बारे में हम बताएंगे।